वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस। मेरा नाम है कीर्ति। सो आज हम डिस्कस करेंगे कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के प्रीवियसली जो भी एनएचएम स्टाफ नर्स में क्वेश्चन आए हैं और एएनएम एग्जाम्स में। तो मेरी सभी से रिक्वेस्ट है, जो भी लोग चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को जरूर प्रेस करो। जिनका कल 24 जनवरी को पेपर होने वाला है यूपीसीएचओ के लिए, उन सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक। आई होप आपका पेपर अच्छा जाए। तो गाइज यहाँ पे हम जो भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आपके जितने भी अपकमिंग एग्जाम्स होते हैं 2021-22 में, उन सभी में हेल्पफुल रहेंगे। और जिनका अभी जो फॉर्म फिलअप होते जा रहे हैं अलग अलग जगह की वैकेंसीज के लिए, तो उन सभी के एग्जाम्स होंगे ही, तो उन सभी में भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे प्रीवियस पेपर के लिए। और टर्म एंड एग्जाम होता है सीएचओ का, उनमें भी ये क्वेश्चन हेल्पफुल रहेंगे। एंड देन वन मोर थिंग कि मेरे पास कमेंट्स आ रहे हैं कि आप बिहार सीएचओ, बिहार स्टाफ नर्स, एमपी स्टाफ नर्स एनएचएम के थ्रू जो पेपर होना है, या फिर ओएसएससी के लिए जो पेपर होना है, तो उन सभी के लिए पेपर प्रोवाइड कराइए। सो गाइज मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन है जो नर्सिंग के सब्जेक्ट से ही आएंगे। नर्सिंग से आपने जो भी 15 से 20 सब्जेक्ट पढ़े हैं पूरे 4 साल में, उसी में से क्वेश्चन आपको आएंगे। ऐसा नहीं है कि यदि नर्सिंग का जो टॉपिक आपके लिए है तो वो नर्सिंग के बाहर से आ जाए इस तरीके से। तो आपको जो क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। कोई भी क्वेश्चन ऐसे नहीं है कि स्पेसिफिक एमपी एनएचएम के लिए रहे या फिर यूपी एनएचएम के लिए। तो हम यहाँ पे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। अच्छी चीज़ ये है, अभी जो रिसेंट में जो भी वीडियो आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रहेंगे, क्योंकि अभी रिसेंट में राजस्थान में जो पेपर हुआ था सीएचओ का, पूरा पेपर हिंदी में आया था। इसके कारण बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम भी हुई थी। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिम्टम ऑफ डेंगू डिसीज। तो निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण डेंगू बीमारी का नहीं है। तो डेंगू का सिम्टम कौन सा नहीं है इनमें से। ऑप्शन में हाई फीवर मतलब कि तेज बुखार, हल्का बुखार मीन्स लो ग्रेड फीवर, आंखों में दर्द मीन्स आई पेन, एंड जोड़ों में दर्द मीन्स जॉइंट पेन। तो डेंगू में जॉइंट पेन होता है, आंखों में भी दर्द होगा और हाई ग्रेड फीवर रहेगा, प्लेटलेट्स काउंट भी कम होगा। बट यहाँ पर लो ग्रेड फीवर है जो डेंगू का सिम्टम नहीं है। तो यहाँ पर हम इसमें सही मार्क क्या करेंगे, हल्का बुखार और लो ग्रेड फीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है। व्हेन वाज द नेशनल हेल्थ मिशन लॉन्च्ड। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कब लॉन्च किया गया था। ऑप्शन में है 2014, 2011, 2010 या फिर 2013। तो नेशनल हेल्थ मिशन की स्थापना हुई थी, एनएचएम है जो लॉन्च किया गया था 2013 में। ये एक्चुअल में जो 2013 में आया था, ये नेशनल रूरल हेल्थ मिशन का ही एक पार्ट रखा गया था और नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन का। तो एनएचएम की स्थापना कब हुई थी, 2013 में। और इसको पहले एक्सटेंड किया गया था मार्च 2018 तक, एंड देन कंटिन्यू किया गया कब तक, मार्च 2020 तक। नेक्स्ट इज, व्हेन वाज द जननी सुरक्षा योजना लॉन्च्ड। जननी सुरक्षा योजना कब शुरू की गई थी। तो ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में आ चुका है, जननी सुरक्षा योजना। तो इसको कब लॉन्च किया गया था। ऑप्शन में 2005, 2006, 2004 या फिर 2010। जननी सुरक्षा योजना का जो एम रखा गया था कि मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट को कम करना है और इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी के लिए बढ़ावा देना है, ना कि होम डिलीवरीज के लिए। तो जननी सुरक्षा योजना लॉन्च की गई थी 12 अप्रैल 2005 को। 12 अप्रैल 2005 में इसका एम रखा गया था कि जितनी भी जो डिलीवरीज होती हैं, चाहे रूरल एरिया में अर्बन एरिया में, उनमें क्या है, मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट को कम करना है और साथ ही साथ इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी के लिए बढ़ावा देना है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू किया गया था। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन लॉन्च्ड। व्हेन वाज द नेशनल रूरल हेल्थ मिशन लॉन्च। तो एनआरएचएम की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन में 2005, 6, 4 और 10। तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन या फिर नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, इसकी स्थापना हुई थी 2005 में। कब, 12 अप्रैल 2005 को। तो आपको जननी सुरक्षा योजना एंड नेशनल रूरल हेल्थ मिशन इन दोनों की सेम डेट है, तो आप दोनों को सेम तरीके से भी याद रख सकते हैं, 12 अप्रैल 2005। नेक्स्ट इज, विच डिसीज इज नोन एज द हैंसन डिसीज। किस बीमारी को हैंसन डिसीज के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन में टिटेनी, ट्यूबरक्लोसिस, लेप्रोसी एंड पैरालिसिस। तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा, वो होगा लेप्रोसी। लेप्रोसी का दूसरा नाम क्या है, हैंसन डिसीज। और
हैंसन और लेप्रोसी डिसीज को स्टिग्मा ऑफ सोसाइटी के नाम से भी जाना जाता है। या फिर क्वेश्चन ये आ सकता है कि स्टिग्मा ऑफ सोसाइटी कौन सी डिसीज है, तो है लेप्रोसी। नेक्स्ट इज विच वैक्सीन इज नॉट इंक्लूडेड इन द नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। तो राष्ट्रीय टीकाकरण अनुसूची में कौन सा टीका शामिल नहीं है, कौन सा वैक्सीन है जो नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल का पार्ट नहीं है। ऑप्शन में ओरल पोलियो वैक्सीन, बीसीजी, टाइफॉइड या फिर मीजल्स। तो ओपीवी, बीसीजी, मीजल्स ये सभी नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल का पार्ट हैं, बट टाइफॉइड है जो नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में इंक्लूड नहीं किया गया है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा सी। नेक्स्ट इज हु टेक्स चार्ज ऑफ द इन द एब्सेंस ऑफ डॉक्टर इन अ प्राइमरी हेल्थ सेंटर। यदि इन केस डॉक्टर एब्सेंट है प्राइमरी हेल्थ सेंटर में, पीएससी में, तो उसकी अनुपस्थिति में, एब्सेंस में वहाँ का कार्य प्रभारी कौन होगा। ऑप्शन में एएनएम, आशा वर्कर, सीएचएन मीन्स कम्युनिटी हेल्थ नर्स, और डी नन ऑफ दी अबव। तो प्राइमरी हेल्थ सेंटर में इन केस डॉक्टर एब्सेंट रहता है, प्रेजेंट और एब्सेंट है, आया नहीं है किसी भी कारण से, तो वहाँ का जो प्रभार है, कार्यभार है, वो कौन ग्रहण करेगा, वो करेगा कम्युनिटी हेल्थ नर्स या फिर नर्स। तो आपको याद रखना है, यदि आपको क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि यदि डॉक्टर प्रेजेंट नहीं है पीएससी सेंटर में, तो वहाँ पर कौन काम देखेगा सभी, तो वो होगा कम्युनिटी हेल्थ नर्स। नेक्स्ट इज वंदे मातरम स्कीम लॉन्च्ड इन विच ईयर। तो वंदे मातरम स्कीम को भी इसलिए लॉन्च किया गया था कि इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट को कम किया जा सके और मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट को भी कम किया जा सके। तो जो वंदे मातरम स्कीम है, इसके लॉन्चिंग डेट पूछी जाए दी आपसे एग्जाम में, तो आपको ये याद रखना है कि वंदे मातरम योजना किस वर्ष में शुरू की गई थी। ऑप्शन में 2005, 2006, 2004 या फिर 2010। तो जो वंदे मातरम स्कीम है, इसको लॉन्च किया गया था 2004 में, 9 फरवरी 2004। इसका एम आपको याद रखना है कि ये क्यों लॉन्च की गई थी, इसका गोल क्या था। तो इसका गोल था कि जो भी मैटरनल मॉर्टेलिटी है, मतलब कि जो मैटरनल डेथ होती है डिलीवरी के बाद या फिर कंसीव करने से लेकर डिलीवरी के बाद तक जो डेथ होती हैं, तो उनको क्या करना है, कम करने के लिए वंदे मातरम स्कीम को लॉन्च किया गया था। कब, 9 फरवरी 2004 में। ये देखिए यहाँ पर वंदे मातरम इज अ प्रोग्राम डेडिकेटेड टू मदर, वाज लॉन्च्ड ऑन 9 फरवरी 2004 विद द ऑब्जेक्टिव टू इम्प्रूव द एक्सेस ऑफ सेफ मदरहुड सर्विसेज। तो इसका एम क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, टू इम्प्रूव द एक्सेस ऑफ सेफ मदरहुड सर्विसेज एंड टू रिड्यूस द मैटरनल एंड न्यूनेटल डेथ सिग्निफिकेंटली। मेन वही एम है कि जो सेफ मदरहुड सर्विसेज प्रोवाइड कराना और साथ ही साथ क्या करना है, मैटरनल और न्यूनेटल डेथ को कम करना है। नेक्स्ट इज व्हेन वाज द फर्स्ट फेज ऑफ पल्स पोलियो प्रोग्राम स्टार्टेड। पल्स पोलियो प्रोग्राम की पहली फेज कब स्टार्ट हुई थी। अभी रिसेंट में इंडिया क्या है, पोलियो मुक्त है, तो इसकी पहली फेज कब स्टार्ट हुई थी। ऑप्शन में 1998, 1988, 1995 या फिर 1990। पल्स पोलियो प्रोग्राम की जो पहली फेज है, पहला चरण है, कब स्टार्ट हुआ था 1995 में, 1995 में। नेक्स्ट इज वीवीएम स्टैंड फॉर। वीवीएम का फुल फॉर्म क्या है। तो इसका फुल फॉर्म होता है वैक्सीन वायल मॉनिटर। ये आपको याद रखना है, अभी रिसेंट में राजस्थान सीएचओ में आया था। वीवीएम का फुल फॉर्म क्या है, वैक्सीन वायल मॉनिटर। नेक्स्ट इज हाउ मच डोज ऑफ विटामिन ए आर गिवन एट 9 मंथ ऑफ एज। तो विटामिन ए की कितना डोज दिया जाएगा 9 महीने की एज में किसी बच्चे को। तो 9 मंथ टू 59 मंथ, मतलब कि 5 साल तक की एज तक जो डोज दिया जाता है विटामिन ए का, तो 9 महीने की एज का यदि आपसे पूछा जाता है, तो आपको कितना बताना है। ऑप्शन में है 50,000 आयु, 1 लाख आयु, 2 लाख एंड 3 लाख। तो 9 मंथ की एज पूछी जाती है, तब आपको डोज बताना है 1 लाख यूनिट आयु, और यदि 2 साल से ज़्यादा की पूछी जाती है, तब आपको 2 लाख यूनिट बताना है। बट इनके हिसाब से 9 मंथ आता है तो 1 लाख आयु। और ये भी आपको क्वेश्चन आ सकता है कि ये कब तक दिया जाता है विटामिन ए का डोज। तो ये दिया जाता है 9 मंथ टू 59 मंथ की एज तक, मीन्स 5 ईयर तक। नेक्स्ट इज विच केमिकल यूज्ड टू डीकंटामिनेट द सरफेस विथ कोरोना वायरस। किसी वस्तु सतह को कोरोना वायरस से संक्रमण मुक्त किस रासायनिक पदार्थ से किया जा सकता है। मतलब कि यदि किसी सरफेस एरिया में कोरोना वायरस है, किसी भी वस्तुओं पर या फिर किसी भी आइटम पर आपके, तो आप उसको किस केमिकल से डीकंटामिनेट करेंगे।
ऑप्शन में है फॉर्मेल्डिहाइड, मिथेनॉल, ग्लूटाल्डिहाइड। तो फॉर्मेल्डिहाइड गैस है, इससे हम नहीं कर सकते हैं। जो मेनली केमिकल यूज़ किया जाएगा वो क्या होगा, सोडियम हाइपोक्लोराइड। और सोडियम हाइपोक्लोराइड का यूज़ किसके लिए भी किया जाता है, जो भी एड्स और HIV से इन्फेक्टेड लिनन वगैरह होते हैं उनको क्लीन करने के लिए। तो यहाँ पर सबसे सही क्या यूज़ किया जाएगा, कोरोना वायरस से संक्रमण मुक्त और डिकंटामिनेट करने के लिए, तो होगा सोडियम हाइपोक्लोराइड। नेक्स्ट इज मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस के इलाज की अवधि कितनी होती है। तो जो MDR मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट MDR ट्यूबरक्लोसिस के लिए ट्रीटमेंट दिया जाता है, ये कितने ड्यूरेशन तक दिया जाता है। व्हाट इज द ट्रीटमेंट ड्यूरेशन फॉर मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस। ऑप्शन में कम से कम 6 to 8 मंथ, कम से कम 12 महीने मीन्स 1 साल, कम से कम 20 से 24 महीने, या फिर कम से कम 24 से 27 महीने। तो जो मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस के इलाज के लिए दिया जाता है MDR ट्रीटमेंट, तो इसका जो ड्यूरेशन है कितना होता है, 24 से 27 माह, मोर देन 24 मंथ होता है। बेस्ड ऑन ऑप्शन की बात कर रहे हैं हम, तो सही आंसर क्या होगा, डी, कम से कम 24 से 27 महीने। नेक्स्ट इज व्हाट इज द मिनिमम इंटरवल बिटवीन द टू वैक्सीनेशन ऑफ अ टिटेनस टॉक्साइड फॉर अ प्रेग्नेंट वुमेन। गर्भवती महिला को, प्रेग्नेंट वुमेन को टिटेनस टॉक्साइड के 2 टीके लगाने हैं, तो उन दोनों के बीच में कितना अंतराल होना चाहिए, मतलब कि कितना इंटरवल होना चाहिए, मिनिमम इंटरवल। ऑप्शन में कम से कम 1 सप्ताह, कम से कम 2 सप्ताह, कम से कम 4 सप्ताह, या फिर कम से कम 12 सप्ताह, मीन्स लेस देन 4 वीक, 2 वीक और 12 वीक। तो जो टिटेनस टॉक्साइड का वैक्सीनेशन दिया जाता है किसी भी प्रेग्नेंट लेडी को, तो दोनों जो 2 वैक्सीनेशन दिए जाते हैं TT के, उन दोनों के बीच का जो गैप है एटलीस्ट कितना होना चाहिए, 4 वीक का, कम से कम 4 वीक का। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, सी। नेक्स्ट इज निम्नलिखित में से कौन सी जन्म वैक्सीन है जो जन्म के समय दी जाती है। विच वैक्सीन इज गिवन एट द बर्थ। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बट एग्जाम में कई बार आया है। तो एट द बर्थ 3 वैक्सीन दी जाती हैं, BCG, OPV और हेपेटाइटिस B, ना कि C। तो यहाँ पर आपको आंसर याद रखना है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको आपको डायरेक्टली याद रखना होता है कि एट द बर्थ कौन सी वैक्सीन दी जाती है, BCG, OPV और हेपेटाइटिस B। नेक्स्ट इज व्हाट इज द कॉज ऑफ कोविड-19। कोविड-19 का कॉज क्या है, कारक क्या है। ऑप्शन में बैक्टीरिया, वायरस, फंगस या फिर प्रोटोजोआ। तो कोविड-19 किस तरीके की बीमारी है, वायरल प्रॉब्लम है, तो आंसर क्या होगा, बी, वायरस। नेक्स्ट इज विच टाइप ऑफ रिहेबिलिटेशन इन विच रेस्टोरेशन ऑफ बॉडी फंक्शन। बॉडी फंक्शनिंग के लिए कौन सा रिहेबिलिटेशन है जो हेल्पफुल रहेगा। ऑप्शन में वोकेशनल, प्राइमरी प्रिवेंशन, सोशल रिहेबिलिटेशन, या फिर नन ऑफ द अबव। तो रेस्टोरेशन ऑफ बॉडी फंक्शनिंग के लिए जो रिहेबिलिटेशन हेल्पफुल होगा वो क्या होगा, वोकेशनल रिहेबिलिटेशन। नेक्स्ट इज विच कम्युनिकेबल डिसीज आर मोस्ट डिफिकल्ट टू ब्लॉक द स्प्रेड ऑफ। इनमें से कौन सी कम्युनिकेबल डिसीज है जिसको फैलने से रोकना बहुत ही कठिन होगा, ब्लॉक करना बहुत कठिन होगा। ऑप्शन में वेक्टर बॉर्न, मैन टू मैन, एयरबॉर्न, या फिर वाटर बॉर्न। जो वाटर बॉर्न डिसीज है उनको हम कंट्रोल कर सकते हैं, मैन टू मैन को भी कर सकते हैं, वेक्टर बॉर्न को भी कर सकते हैं, बट जो एयरबॉर्न इन्फेक्शन है, जैसे कि एट प्रेजेंट अभी कोविड है, या फिर हम कोई मीजल्स या फिर मम्स, इस तरीके की प्रॉब्लम भी जो भी स्नीजिंग, कफिंग या फिर डायरेक्ट कांटेक्ट के थ्रू होती हैं, एयरबॉर्न इन्फेक्शन है स्पेशली, तो उनको ब्लॉक कर पाना बहुत ही कठिन रहेगा। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, सी, एयरबॉर्न डिसीज, जिनको रोकना, फैलने से रोकना क्या है, बहुत ही डिफिकल्ट है। नेक्स्ट इज हाउ डज वर्टिकल ट्रांसमिशन अकर। तो वर्टिकल ट्रांसमिशन कैसे होता है। ऑप्शन में थ्रो द मॉस्क्यूटो, थ्रो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, थ्रो ड्रॉपलेट्स, या फिर थ्रो द प्लेसेंटा। तो मॉस्क्यूटो, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट और ड्रॉपलेट सभी हॉरिजॉन्टल है, बट जो वर्टिकल ट्रांसमिशन होता है डायरेक्ट होता है। किस तरीके से हो सकता है, थ्रो द प्लेसेंटा, मदर से फीटस में भी ट्रांसफर हो सकता है। तो वर्टिकल ट्रांसमिशन का सही रूट क्या होगा, थ्रो द प्लेसेंटा। नेक्स्ट इज व्हाट इज द आइडियल टेम्परेचर टू स्टोर DPT वैक्सीन। DPT वैक्सीन को स्टोर करने के लिए एक आइडियल टेम्परेचर क्या है। ऑप्शन में रूम टेम्परेचर 4 to 8 डिग्री सेल्सियस, 0 to -20 डिग्री सेल्सियस, या फिर 18 to 20 डिग्री सेल्सियस। तो DPT वैक्सीन को स्टोर करने के लिए जो सही तापमान है, आइडियल टेम्परेचर है, वो क्या है, वो 4 to 8 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट इज इन विच स्टडी वी कैन ऑब्टेन द रिलेटिव रिस्क ऑफ डिसीज। तो
किस स्टडी में हम यहाँ पर एक क्वेश्चन है, एपिडेमियोलॉजी का क्वेश्चन है कि कौन सी स्टडी में हम डिसीज के रिस्क फैक्टर यदि रिलेट करते हैं तो उनका पता कर सकते हैं। ऑप्शन में केस स्टडी, कोहार्ट, केस कंट्रोल या फिर एक्सपेरिमेंटल स्टडी। तो जो स्टडी होगी वो होगी कोहार्ट स्टडी। कोहार्ट स्टडी में हम क्या कर सकते हैं, यदि किसी डिसीज के रिस्क फैक्टर रिलेट करते हैं तो हम उनकी स्टडी कर सकते हैं, फिर उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट इज विच वैक्सीन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। गर्भावस्था के दौरान कौन से वैक्सीन नहीं लगाए जाते हैं। ऑप्शन में रूबेला, ओपीवी, टिटनस या फिर इन्फ्लुएंजा। तो प्रेगनेंसी में जो वैक्सीन कॉन्ट्राइंडिकेट है वो क्या है, वो है रूबेला वैक्सीन। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। इनमें से कौन सा है जो स्पेसिफिक प्रोटेक्शन का पार्ट है। ऑप्शन में है इम्यूनाइजेशन, अवॉइडेंस ऑफ एलर्जन, हेल्दी एनवायरनमेंट या फिर कीमो प्रोफाइलैक्सिस। तो स्पेसिफिक प्रोटेक्शन का मतलब है किसी डिसीज को होने से पहले ही रोकना, तो वो क्या होगा, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। तो स्पेसिफिक प्रोटेक्शन का यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूट्स क्या है, तो वो है इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनेशन। नेक्स्ट इज विच कैटेगरी डिस्क्राइब दैट कीपिंग द फ्रिक्वेंसी ऑफ इलनेस विद इन एक्सेप्टेबल लिमिट। तो कौन सी कैटेगरी डिस्क्राइब करेगी किसी डिसीज की फ्रिक्वेंसी को एक लिमिट में आइडेंटिफाई करने के लिए। ऑप्शन में कंट्रोल, प्रिवेंशन, एरेडिकेशन या फिर सर्वेलेंस। जो कैटेगरी होगी इसके लिए वो क्या होगी, कंट्रोल। नेक्स्ट इज व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ सेंटिनल सर्वेलेंस। तो सेंटिनल सर्वेलेंस का जो मेन पर्पस है वो क्या होगा। ऑप्शन में टू फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ केस, फॉर इंटरवेंशन ऑफ थेराप्यूटिक्स, टू डेपिक्ट नेचुरल हिस्ट्री ऑफ द डिसीज, इन प्रिवेंशन ऑफ सेंटिनल पाइल्स। जो सेंटिनल सर्वेलेंस एपिडेमियोलॉजी में यूज़ किया जाता है स्टडी के लिए, किसके लिए यूज़ किया जाता है, टोटल नंबर ऑफ केस को फाइंड आउट करने के लिए। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, ए, टू फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ केसेस। नेक्स्ट इज व्हाट इज द पर्पस ऑफ एडिंग ऑफ सिट्रेट इन ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। तो ORS सॉल्यूशन होता है जो ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, उसमें सिट्रेट ऐड किया जाता है, तो इसका मेन पर्पस क्या है। ऑप्शन में है इम्प्रूव सोडियम क्लोराइड एब्जॉर्प्शन, करेक्ट एसिडोसिस, इंक्रीज इट्स सेल्फ लाइफ एंड इंक्रीज ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन। सिट्रेट को ORS में क्यों ऐड किया जाता है, ताकि वो अपनी खुद की सेल्फ लाइफ को बढ़ा सके। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, सी, इंक्रीज इट्स सेल्फ लाइफ। और एक और क्वेश्चन, ORS के जो कंटेंट है वो आपसे एग्जाम में आ सकते हैं, या फिर ORS का जो घोल बना के रखते हैं तो हमें कितने टाइम के अंदर उसको यूज़ करना है। तो विद इन 24 आवर, यदि उसके तक नहीं कर पाते तो उसको हमें क्या करना, थ्रो करना है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग कोलेरा वैक्सीन। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो कोलेरा वैक्सीन को लेके गलत है। ऑप्शन में इट इज गिवन एट इंटरवल ऑफ 6 मंथ, लॉन्ग लास्टिंग इम्यूनिटी, नॉट यूजफुल इन एपिडेमिक्स एंड नॉट गिवन ओरली। तो जो कोलेरा वैक्सीन को लेके जो यहाँ पर टर्म है, पॉइंट है, गलत है, वो क्या है, लॉन्ग लास्टिंग इम्यूनिटी। कोलेरा वैक्सीन लॉन्ग लास्टिंग इम्यूनिटी प्रोवाइड नहीं करवाती है, ये शॉर्ट एक्टिंग इम्यूनिटी प्रोवाइड कराएगी। बट तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, बी। नेक्स्ट इज व्हाट इज द एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ पर्ट्यूसिस वैक्सीन। तो पर्ट्यूसिस वैक्सीन का कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है। ऑप्शन में डायरिया, फीवर, मालन्यूट्रिशन या फिर कन्वर्जन। तो पर्ट्यूसिस वैक्सीन उन बच्चों को नहीं दी जाती जिनको फिट्स या फिर कन्वर्जन की प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ये और ज़्यादा कंडीशन को सीवियर कर सकती है पर्ट्यूसिस वैक्सीन। तो यदि किसी बच्चे को हिस्ट्री है कन्वर्जन की, सीजर्स की, फिट्स की, तो उनको पर्ट्यूसिस वैक्सीन कॉन्ट्राइंडिकेट रखी जाएगी, उनको एडमिनिस्टर नहीं की जाएगी। फिर इज द राइट आंसर इज डी, कन्वर्जन। नेक्स्ट इज हाउ मच क्लोरीन विल बी अवेलेबल आफ्टर फ्रेश प्रिपेयरिंग ऑफ ब्लीच। तो फ्रेश ब्लीच प्रिपेयर करेंगे हम तो उसमें कितना क्लोरीन अवेलेबल होगा। ऑप्शन में 20%, 30%, 33% या फिर 40%। तो क्लोरीन जो अवेलेबल होगा फ्रेश ब्लीचिंग में तो वो होगा 33%। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट पावरफुल केमिकल डिसइंफेक्टेंट। इनमें से कौन सा है जो पावरफुल, मोस्ट पावरफुल केमिकल डिसइंफेक्टेंट है। ऑप्शन में फिनॉल, लाइजॉल, डेटॉल या फिर पोटेशियम परमैंगनेट मीन्स KMNO4। तो जो केमिकल डिसइंफेक्टेंट मोस्टली पावरफुल होगा वो क्या होगा, इनमें से होगा लाइजॉल। लास्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज नॉट रिक्वायर्ड आइसोलेशन टू ब्रेक द ट्रांसमिशन।
इनमें से कौन सी डिसीज़ है जिसको ट्रांसमिशन होने से रोकने के लिए हमें आइसोलेट करने की ज़रूरत नहीं होगी? ऑप्शन में मीजल्स, मम्स, चिकन पॉक्स या फिर टिटनेस। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा? डी, टिटनेस। क्योंकि टिटनेस है जो एक तरीके से हमें कह सकते हैं एयरबोर्न ट्रांसमिशन के थ्रू नहीं होगा, बट जो मीजल, मम्स, चिकन पॉक्स है एयरबोर्न ट्रांसमिट वाली डिसीज़ हैं, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के थ्रू हो सकती हैं। तो इसमें टिटनेस में हमें आइसोलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो गाइज ये थे टोटल 30 क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। बाय बाय।